हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और इसके इसेंशियल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग केस लॉज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टर्म एक्सेप्टेंस है वो सेक्शन 2B में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप एक बार प्रपोजल की डेफिनेशन याद करिए, क्योंकि अगर हमें वो डेफिनेशन याद आ जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी बेसिकली, तो हमें सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस क्या होता है वो और इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 2A में अगर हम प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग ये थी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, अपनी इच्छा को बताता है, ठीक है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने की या कुछ नहीं करने की, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। और क्या इंटेंशन क्या था इस विलिंगनेस को बताने का सामने वाली पार्टी को, उस पार्टी की इच्छा, उस पार्टी का जो एसेंट थी वो ऑब्टेन करने की इच्छा थी, किसके लिए, उस एक्ट और एब्सटिनेंस के लिए। तो हम कहेंगे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या दिया है, प्रपोजल दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या दे रही है, एक प्रपोजल दे रही है, एक अपनी इच्छा बता रही है कुछ करने की कुछ नहीं करने की, इस इंटेंशन से कि सामने वाली पार्टी क्या करेगी, उस पर अपनी एसेंट देगी, उस एक्ट पे या उस एब्सटिनेंस पे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रपोजल हुआ, यहाँ पे प्रपोजल दिया गया। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे था कि एसेंट ऑब्टेन करने पे, कि दूसरी पार्टी हमें एसेंट लेनी उस एक्ट के लिए, ये मेन मुद्दा था। इसी के ऊपर सेक्शन 2B के डेफिनेशन आप देखिए, ये कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ठीक है, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, यानी ऑफरी, दो पार्टीज थे, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर कौन, जिसने प्रपोजल दिया, जिसने ऑफर दिया। तो ये कह रहा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने प्रपोजल दिया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। इसका मतलब क्या होता है कि जिस पार्टी को हमने प्रपोजल दिया था, जिस पार्टी को प्रपोजल दिया गया है, उसने अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर दिया है। सिग्निफाई वर्ड आपने प्रपोजल में भी देखा था, सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर जिस पार्टी को प्रपोजल दिया गया था, उसने अपनी एसेंट को जो कि हम लेना ही चाहते थे, उस एसेंट को सिग्निफाई कर दिया है देयर टू का यहाँ पे क्या मतलब है, जिस एक्ट के लिए, जिस एब्सटिनेंस के लिए हम एसेंट चाहते थे, उसी के लिए उसने दी है। इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया देयर टू। ठीक है, कहने का मतलब जो काम मैं आपसे करवाना चाहती थी, उसी चीज़ के लिए आपने अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर दिया है, हमें कम्युनिकेट कर दिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो गया। साफ सी बात यह है कि जिस पार्टी को प्रपोजल दिया गया था, उस पार्टी ने अपनी एसेंट सिग्निफाई कर दी है उस एक्ट के लिए, उस एब्सटिनेंस के लिए। तो हम कहेंगे कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, और आगे ये डेफिनेशन ये कहती है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, ये हमने जब कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल के बारे में बात करी थी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताया था कि कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पहली स्टेज आपकी प्रपोजल थी, सेकंड स्टेज आपकी एक्सेप्टेंस थी, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके बनते हैं प्रॉमिस। ठीक है, तो जब एक पार्टी का प्रपोजल सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बाइंडिंग प्रॉमिस बन जाता है। तो यही डेफिनेशन में कहा गया है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, जो सिंपल से ये कहती है कि जिस पार्टी को प्रपोजल दिया गया, उस पार्टी ने अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर दिया है उस एक्ट के लिए, उस एब्सटिनेंस के लिए। ये आप देयर टू से आइडिया लगा सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो हम कहेंगे कि आपको जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में इसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस के। पहला जो आपका इसेंशियल है, दैट इज़ योर एक्सेप्टर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर। जिसको आपने ऑफ़र दिया है, मतलब सामने वाली पार्टी जो एक्सेप्ट करने वाली है, उसको उस ऑफ़र का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो पहला इसेंशियल तो यही है कि आपने एक्सेप्टेंस तो दी है, लेकिन आपको ऑफ़र का नॉलेज ही नहीं था। ठीक है, अगर आपको ऑफ़र का नॉलेज नहीं है और उसको आपने अपनी एसेंट दी है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमने केस पढ़ा था, दैट इज़ योर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ठीक है, ये केस हम बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ। बट इस केस में जो हेल्ड हुआ था वो बेसिकली यही था कि नॉलेज ऑफ द ऑफर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पर्पज़ ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका आपको ऑफ़र का अगर नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आपका जो एक्सेप्टेंस है वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो पहला इसेंशियल यही है कि एक्सेप्टर को नॉलेज होना चाहिए ऑफर का, राइट। सेकंड जो है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए मैंने आपको बताया था प्रपोजल में भी कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। जब तक आप सामने वाली पार्टी को अपना ऑफ़र नहीं बताओगे, सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको वो सामने वाली पार्टी को बताना पड़ेगा ना कि येस आई हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, तो आपको भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर के लिए भी, ऑफरी के लिए भी, ठीक है। जिसने प्रपोजल दिया उसको भी कम्युनिकेट करना है और जिसने एक्सेप्ट किया उसको भी कम्युनिकेट करना है, सामने वाली पार्टी को बताना है, अपनी एसेंट को बताना है कि यस आई हैव एक्सेप्टेड दिस। सो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस के अंदर आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो आप मेन हेडिंग इसको लिख के 4 पॉइंट्स को समझा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमें किस वर्ड से पता चलता, जो वर्ड वहाँ पे लिखा था सिग्निफाई। सेक्शन 2B में जो सिग्निफाई वर्ड लिखा है कि जब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एसेंट को सिग्निफाई करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्युनिकेशन जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस, दैट कैन बी इम्प्लाइड। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेम प्रपोजल के बारे में जैसे हमने बात करी थी, सेक्शन 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कहता है कि प्रपोजल जो है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। सेम केस जो है इस पे अप्लाई होगा एक्सेप्टेंस पे, कि जो आपने प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया उसका कम्युनिकेशन आप एक्सप्रेस में भी दे सकते हो, मतलब आप राइटिंग में दे सकते हो, आप बोल के दे सकते हो, या इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। तो आप सेक्शन 9 इसमें लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी और इस ऑथराइज एजेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ए ने बी को प्रपोजल दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो कम्युनिकेशन कौन देगा, उसको एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन देगा कौन, बी तो देगा। जिसको आपने प्रपोजल दिया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही पार्टी तो अपने बिहाफ, मतलब वो पार्टी क्या करेगी, वही पार्टी तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन देगी कि यस मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका प्रपोजल, ठीक है। अगर वो खुद नहीं कर रही है तो उसका कोई अगर ऑथराइज एजेंट है जिसको, जो उसके बिहाफ पे क्या दे सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है। तो साफ बात क्या है कि जिस पार्टी को प्रपोजल दिया गया है वही पार्टी जो है क्या करेगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देगी, और या वो देगी या उसका ऑथराइज्ड एजेंट देगा। अगर कोई थर्ड पार्टी से पता चलता है ऑफरर को कि मेरा ऑफ़र जो है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब आपको एक ऑथराइज सोर्स से जो पर्टिकुलर पर्सन है या तो वही देगा आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, या उसका ऑथराइज एजेंट देगा। उसके अलावा अगर आपको कहीं और से पता चलता है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी अराइज नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक केस है जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। उसका नाम है पॉवेल वर्सेस ली। पॉवेल वर्सेस ली 1908 का केस है। जो पॉवेल है एक स्कूल है, वहाँ पे एक हेडमास्टर की पोस्ट आई है, ठीक है। तो पॉवेल ने उस हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, राइट। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स थे स्कूल के, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग हेल्ड करी। उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो पॉवेल है उसको हम एज अ हेडमास्टर अपॉइंट करेंगे इस स्कूल का, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पॉवेल का ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये अभी तक बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने उसको बताया नहीं है, ठीक है। उसको नहीं बताया गया कि उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजर्स में से एक मैनेजर जो है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मतलब वो ऑथराइज नहीं थे बोर्ड ऑफ मैनेजर के बिहाफ पे, ठीक है, ना ही वो एक ऑथराइज पर्सन थे। उन्होंने एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या किया, पॉवेल को बता दिया कि भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एज ए हेडमास्टर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजर दोबारा से वो मीटिंग हेल्ड करते हैं और कहते हैं कि मतलब रेजोल्यूशन पास करते हो, और इसमें पॉवेल को ना अपॉइंट करके वो दूसरे एक पर्सन को, थर्ड पर्सन को, उसका नाम था पार्कर, उसको अपॉइंट कर देते हैं एज ए हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब पॉवेल जो है वो केस फाइल करते हैं यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मैनेजर के चेयरमैन थे मिस्टर ली के अगेंस्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, तो यहाँ पे जो है आपने थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या किया, उसका ब्रीच किया, तो आई एम एंटाइटल फॉर द कंपनसेशन, ठीक है। नाउ इस केस में जो क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि जो पॉवेल का जो एप्लीकेशन था उसका जो एक्सेप्टेंस, जब वो एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या इसका कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ मैनेजर ने उन्हें दिया था, मतलब जो ऑफरी था क्या उसने कम्युनिकेशन दिया, या उसके ऑथराइज एजेंट ने दिया,
नहीं दिया, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने दिया जो कि ऑथराइज्ड ही नहीं था, जो ऑफरी नहीं था। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कौन देगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसको देना चाहिए? ऑफरी को ही देना चाहिए। वही बताएगा कि येस आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर। तो इसका ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। जो ऑफरी है वही कम्युनिकेट करेगा या उसका ऑथराइज एजेंट कम्युनिकेट करेगा, तभी जाके एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस केस में जो पॉवेल है वो सक्सीड नहीं हो पाए, क्योंकि उनको जो कम्युनिकेशन दिया गया था एक्सेप्टेंस का वो एक ऑफरी या उसका ऑथराइज एजेंट ने नहीं दिया था, बल्कि एक थर्ड पर्सन ने एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको प्रपोजल दिया गया है वही पार्टी क्या करेगी? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन देगी या उसके बिहाफ पे उसका ऑथराइज एजेंट देगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और इज ऑथराइज एजेंट। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है किसी का ऑफ़र, तो आप किसको दोगे ये चीज़? आप किसको बताओगे? जिसने आपको ऑफ़र दिया है। ऑब्वियसली आप थर्ड पार्टी को बताओगे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है किसी की प्रपोजल को, तो आप जिस पार्टी ने आपको प्रपोजल दिया था उसी पार्टी को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी एक्सेप्टेंस। ठीक है, या तो आप उसको करेंगे या फिर आप उसके ऑथराइज एजेंट को करेंगे। ठीक है, तो दोनों लोगों को, अगर आप दोनों पार्टी को या तो ऑथराइज एजेंट को या ऑफरर को करते हो तो ये तब जाके एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक केस है फेल्थहाउस वर्सेस बेंटली का, 1863 का ये केस है। ठीक है, इस केस के फैक्ट देखिए क्या है। जो फेल्थहाउस है, ठीक है, जो फेल्थहाउस है वो क्या करते हैं, उनका एक नेफ्यू है, उनके पास एक हॉर्स है। तो फेल्थहाउस अपने नेफ्यू का हॉर्स को ख़रीदना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और ये लिखा कि मैं आपका जो हॉर्स है वो 30 पाउंड में ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, अपने नेफ्यू का जो हॉर्स है मैं 30 पाउंड में ख़रीदना चाहता हूँ। और उन्होंने आगे इस लेटर में ये लिखा है कि अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझूंगा कि ये जो हॉर्स है ये मेरा हो गया 30 पाउंड में। ठीक है, तो लेटर की बात आपको समझ में आ गई। फेल्थहाउस ने जो लेटर लिखा अपने नेफ्यू को। अब जो इनका नेफ्यू है, ठीक है, उनका एक ऑक्शनर है जिसका नाम है बिंडले। ठीक है, उन्होंने एक ऑक्शनर रखा हुआ है जिसका नाम बिंडले। तो उन्होंने अपने ऑक्शनर से ये कहा कि जो ये हॉर्स है इसको ऑक्शन में सोल्ड मत करना, क्योंकि ये जो हॉर्स है ये मैंने अपने अंकल के लिए रिजर्व करके रखा है। ठीक है, ये बात उन्होंने किससे कही? ये बात उन्होंने बिंडले से कही, नेफ्यू ने। अब जो ऑक्शनर है वो गलती से बाय मिस्टेक वो क्या कर देता है, उस घोड़े को बेच देता है, जो कि रिजर्व करके रखा गया है नेफ्यू ने अपने चाचा के लिए या अपने अंकल के लिए, फेल्थहाउस के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो उस घोड़े को बेच देता है तो फेल्थहाउस बेंटले के अगेंस्ट केस फाइल करता है और कहता है कि यहाँ पे टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि ये जो हॉर्स था इसका मैं ओनर हो गया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जो है कंपनसेशन चाहिए, डैमेजेस चाहिए। ठीक है, ना इस केस में क्वेश्चन फिर से वही अराइज होता है कि क्या ऑफ़र का एक्सेप्टेंस जो दिया गया है वो ऑफरर को दिया गया था क्या, या उसके ऑथराइज एजेंट को दिया गया था? नहीं, यहाँ पे जो नेफ्यू ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी थी वो बिंडले को दी थी, ना कि अपने अंकल को। जहाँ से ऑफ़र आया था उसको नहीं दी, बल्कि किसको दी? अपने ऑक्शनर को, बेंटले को दी। तो यहाँ पर तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने इसमें ये कहा कि आप किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते एक्सेप्टेंस देने के लिए। यहाँ पे वो फोर्स तो कर रहा है, फेल्थहाउस वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी तरफ से इस लेटर का मुझे जवाब नहीं मिलता है तो मैं मानूंगा कि ये हॉर्स मेरे लिए होगा। तो इस तरह से क्या है कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि तुम्हें अपनी कंसेंट देनी ही देनी, अपनी एसेंट देनी ही देनी। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि मेयर साइलेंस, चुप रहना भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं करेगा। ठीक है, चुप रह के कोई कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेप्टेंस अराइज नहीं होती। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि आपने जो एक्सेप्टेंस दी है वो आपको पर्टिकुलर पर्सन जो ऑफरर है या उसके ऑथराइज एजेंट को ही कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट सफिशिएंट। एक पार्टी ने आपको ऑफर दिया, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, आपने सोच लिया कि हाँ भाई मैं तो इसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है, पर आप उसको बता ही नहीं रहे। ठीक है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कुछ हो ही नहीं रहा, आप कुछ एक्शंस अपने सामने वाली पार्टी को कन्वे ही नहीं कर रहे हो कि हाँ मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। आपने माइंड में सोच लिया कि येस, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रपोजल दे, क्या मेरा घर खरीदना चाहोगे 50 लाख रुपए में? आपने मन में सोच लिया हाँ भाई मैं इसका घर खरीदना चाहता हूँ 50 लाख रुपये में, लेकिन सामने बता ही नहीं रहे आप कुछ सामने वाली पार्टी को, तो उसको कोई सपने तो आएंगे नहीं, है ना। तो इसका मतलब कि मेंटल जो एक्सेप्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको कन्वे करना पड़ेगा अपनी बात, आप एक्सप्रेसली करो, आप इम्प्लाइडली करो, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन करना तो पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस बतानी पड़ेगी। मेंटल एक्सेप्टेंस सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है,
तो ये आप सारे जो पॉइंट आपके आएंगे वो आएंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ योर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस करनी कैसे, ठीक है। उसके लिए आप सेक्शन 7 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 7 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर जब किसी पार्टी ने प्रपोज़ल दिया तो उसी प्रपोज़ल में अगर वो ये कहता है कि आपको इस मैनर में एक्सेप्टेंस देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेटर भेजा और मैंने लेटर में लिखा कि आप एक्सेप्टेंस भी लेटर के थ्रू ही देंगे, तो आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है वो लेटर के थ्रू ही देनी है, क्योंकि मैंने क्या अब जब प्रपोजल दिया गया था उस टाइम पे आपको बताया गया था कि इसी मोड में आप क्या करें, अपनी एक्सेप्टेंस दें, ठीक है। और अगर कोई मोड नहीं बताया गया कि किस तरह से एक्सेप्ट करना था, तो जो एक रीज़नेबल मैनर होता है, रीज़नेबल मैनर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने का, रीज़नेबल मैनर किसी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का, वो आप करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो सेक्शन 7 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग यही बात है कि या तो प्रपोजल जो ऑफरर है उसने खुद बताया हो कोई मोड, तो उसी मोड में आप करेंगे, और नहीं बताया तो एक रीज़नेबल तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल क्या है कि आज के टाइम पे आपको पता है कि लेटर के थ्रू थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कम हो गए हैं। पहले के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लेटर के थ्रू होते थे, अब ऐसा नहीं है। या तो हम आमने सामने बैठ के कर रहे हैं या हम मेल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई समझो कि कोई दो पार्टी के बीच में कोई एक पार्टी ने प्रपोजल दिया और सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ने मेल किया और दूसरा क्या कर रहा है, उसमें लिखा नहीं गया है कि मेल के थ्रू ही आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक कबूतर को ले रहे हो, कबूतर के पाँव में वो चिट्ठी बांध के एक्सेप्ट करो, तो ये एक रीज़नेबल मैनर नहीं है ना एक्सेप्टेंस करने का। तो रीज़नेबल मोड होना चाहिए। अगर आपको नहीं बताया गया एक पर्टिकुलर उसमें, तो एक रीज़नेबल मैनर में आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस अपनी दे सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आए, ठीक है। अब है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस आप दोगे प्रपोजल की, दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में ख़रीदोगे, आप कहते हो कि यस मैं घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 50 में नहीं 40 में, तो ये क्या है, आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा दी, और एज इट इज़ एब्सोल्यूटली आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। आपने क्या किया, घर खरीदने के लिए तो राज़ी हो गए, लेकिन जो पैसे मैंने कोट किए थे उसके बदले आपने क्या कर दिया, आपने अपना नया प्राइस कोट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रपोजल था, आपने जो एक्सेप्टेंस दी है, दैट एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, दैट एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अनकंडीशनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो प्रपोजल मैंने आपको दिया, आपको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट अगर आप करते हो तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, नहीं तो वो क्या माना जाएगा दोस्तों, मैंने आपको काइंड्स ऑफ ऑफर में पढ़ाया था, ये क्या होता है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, मैंने 50 बोला, आपने 40 बोला, इसका मतलब मेरा ऑफर तो आपने रिजेक्ट कर दिया, अब आपने मुझे ऑफर दिया है सामने से, अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं वो आपका ऑफर लेना चाहती हूँ कि नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट, दैट मस्ट बी अनकंडीशनल एज पर सेक्शन 7 क्लॉज 1, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, ठीक है। मैंने आपको ऑफ़र दिया, उसमें कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया कि इस टाइम तक आप मुझे अपनी जवाब दो, आपने वो टाइम चला गया, आप बाद में जवाब दे रहे हो, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर मैंने कोई टाइम नहीं बताया तो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है। रीज़नेबल टाइम क्या होता है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। हर केस के फैक्ट्स, हर केस के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग रीज़नेबल टाइम अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सब्जी बेचती हूँ, ठीक है। मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, वो आप क्या ख़रीदने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब आप क्या करो, मुझे 1 महीने बाद उसका एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तब तक मेरी सब्जियाँ सारी ख़राब हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रीज़नेबल टाइम के अंदर उसका एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ठीक है। या मेरी कपड़ों की दुकान है, मैंने आपको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको प्रपोजल दे रही हूँ कि क्या आप मेरी दुकान खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस 1 महीने से पहले, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मिल जाना चाहिए। आप 1 साल बाद कर रहे हो, मैं दुकान किसी और को बेच चुकी हूँ, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ठीक है। तो वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या होना चाहिए कि ऑफ़र के लैप्स होने से पहले आपने अपना एक्सेप्टेंस दिया। और लैप्स ऑफ ऑफ़र कब होता है, या तो मैं कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दूं, मतलब ऑफर कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दे उससे पहले, और अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया तो एक रीज़नेबल टाइम में क्या करोगे, आप एक अपनी एक्सेप्टेंस दोगे। और रीज़नेबल टाइम क्या होता है दोस्तों, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सेप्टेंस
क्या होता है, इसके क्या इसेंशियल एलिमेंट है, और केसेस के साथ आपको समझ में आ गया होगा। इस केस के इस टॉपिक के डिटेल सिनॉप्सिस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप देखिए उसमें मैंने हर पॉइंट पे कोई केस लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये लॉन्ग आंसर्स में लिखने के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें हर पॉइंट पे अपना एक केस लिख सकते हो, ठीक है। तो इस जो मेन पॉइंट है उसमें मैंने आपको मेन केस आपको बता दिए थे, जैसे ये लालमन शुक्ला का हो गया, पॉवेल का हो गया, फेल्टहाउस का हो गया। उसके अलावा भी इनमें बहुत सारे केसेस हैं, तो उसके लिए आप मेरे सिनॉप्सिस देखिए इसी चैनल पे, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक होगा कंसिडरेशन। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।